माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ फ्यूचर आईआईटीएन। तो बच्चों, आज से हम लोग अपना नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। डिटर्मिनेंट आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जिन बच्चों से उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनके लिए पहली क्लास है, वो डिटर्मिनेंट की ज़रूर क्लासेस देख लें। हम लोगों का नया टॉपिक है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक आसान सा टॉपिक है और आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इसमें। नो डाउट इसमें भी 4-5 क्लासेज होंगी, जिसमें कुछ क्लासेज बेसिक हैं और 1-2 आपकी जो आगे आने वाली क्लासेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और मैट्रिक्स का एक बात बता दूं मैं स्टूडेंट कि बेटा, ये जो ऐसा टॉपिक है कि आपका ये एग्ज़ाम में हो भी जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं उनके लिए पहले तो ये है रिक्वेस्ट कि वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे की क्लासेस के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाए। अब हम लोग पिछले क्लासेज में डिटर्मिनेंट तक पढ़ चुके हैं, तो अब हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे हमने आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन बताया था, आप जानते भी होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो उसमें क्या होता है बच्चों कि जब नंबर्स को एक ऑर्डर में लिखा जाता है, जिससे हम लोग पहला नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर बता दें, तो उसको कहते हैं हम लोग सीक्वेंस। अगर हम नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कर दें, एक ब्रैकेट के फॉर्म में अरेंज कर दें, तो उसी अरेंजमेंट का नाम होता है मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरे और अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। एक मैट्रिक्स बेसिकली नंबर्स या फंक्शंस का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, मतलब एक बॉक्स के फॉर्म में दिखेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स के फॉर्म में, तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। तो हमने जहाँ तक मैट्रिक्स में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना है, आज की क्लास में हम आपको अप टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक कवर करेंगे। जो उसके नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपको ट्रांसपोज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी अगली जो क्लास होगी एडजॉइंट एंड इन्वर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हर साल एक जेईई मेन में आप लोग देखे होंगे क्वेश्चन आता है, और एडवांस में तो कहना ही क्या है, कभी कभी तो 5-5 क्वेश्चन आ जाते हैं मैट्रिक्स के। तो एडवांस के लिए तो मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, हाईलाइटेड टॉपिक है एक प्रकार से, ठीक है। तो मैट्रिक्स में हम लोग स्टार्टिंग करते हैं बेसिक से। बेसिक में जैसे हम लोग रिवीजन प्लान फॉर जेईई मेन 2020 कर रहे हैं, तो और जेईई एडवांस 2020। तो इसमें क्या है ना कि जैसे जो बच्चे 12th के हैं उनके लिए मैं एक सजेस्ट करूंगा कि वो एनसीईआरटी बुक भी अपना रिफ़र करते रहें। ऐसा हो सकता है कि हम डेफिनेशन बोल के आगे निकल जाएंगे, और वो डेफिनेशन आप एनसीईआरटी से ज़रूर देखिए। हम अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की भरपूर कोशिश करेंगे, जिससे आप इंजॉय करो, ठीक है। तो देखो, मैट्रिक्स बेसिकली इज़ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। जैसे जब अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि नंबर या फंक्शंस को ही कहा जाए, रेक्टेंगुलर फॉर्म को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब देखो बच्चों, जैसे वहीं हमने लिखा है, अब प्लूरल होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिसेस। ए मैट्रिक्स इज रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। अब अरेंजमेंट है तो नंबर्स और फंक्शंस को क्या बोलेंगे बच्चों? मेंबर। तो यहाँ पे वो मेंबर ना बोल के कहते हैं द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। वो नंबर या फंक्शंस आपके रियल भी हो सकते हैं, कोई अदर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग, मैंने कुछ चीज़ें पहले से ही लिख रखी हैं, तो उस पर आप आराम से प्रॉपरली एक एक चीज़ देखना। अगला चीज़ होता है इसमें ऑर्डर। जैसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो रो होगा, कॉलम होगा। जैसे आप लोग क्लासरूम में बैठते हैं तो पहले बेंच पे 5 बच्चे बैठे हैं, दूसरे पे 4 बच्चे बैठे हैं, या दूसरे पे मान लीजिए 5 बैठे हैं, तो उसको कहा जाता है 2 रो। और जैसे उसको मैं बताता हूँ एक एक करके। तो जैसे हमने अगर रो को m यूज़ किया है और कॉलम्स किसी अरेंजमेंट में n है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है m क्रॉस n। तो वही मैंने लिखा है कि मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। जैसे अगर किसी, फॉर एग्जांपल, अगर हम aij m इंटू n लिख दें, तो ij बेसिकली ith रो एंड jth कॉलम होता है। आप लोगों ने डिटर्मिनेंट पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो फटाफट वो क्लास कर लो, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है आपका। और डिटर्मिनेंट तो जेईई मेन में एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। हम पहले वही कवर कर रहे हैं टॉपिक, जो आपके आराम से स्कोरिंग भी हो जाएंगे और श्योर शॉर्ट आते भी हैं। तो देखिए, m इंटू n, m क्या है तो नंबर ऑफ़ रोज, n क्या है तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स, है ना।
तो इसको अगर एलोबरेट करके लिखा जाए, यहाँ पे आई जो होता है ना, ये रो का नंबर है और जे है कॉलम का नंबर। पहले रो आता है फिर कॉलम आता है। तो जैसे इसी को एलोबरेट करेंगे तो इस मैट्रिक्स में टोटल अपने m रोज़ हैं और n कॉलम्स हैं। तो इसमें हमने क्या किया बच्चों, A11, A12, A13, A1n, मतलब A11 का मतलब होता है, हमने डिटर्मिनेंट में भी थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। 11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, है ना। तो इनको रो कहते हैं, है ना। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, mth रो, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम अप टू nth कॉलम, है ना। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए, है ना। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि तो सब हमें आता ही है और यही सब एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपकी बैंड बच जाती है, तो वैसा मत करिएगा, है ना। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस सही नहीं है, आराम से एक बार देख लीजिए। हाँ, अगर आता है तो मैंने सब डिस्क्रिप्शन में अपने इसीलिए टॉपिक लिखता हूँ कि जिन बच्चों को जो टॉपिक पढ़ना है डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लें। तो देखिए बच्चों, ये हमने क्या कहा कि ये आपका फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, अप टू mth रो है, और ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, और ये nth कॉलम, और इसका ऑर्डर हो जाएगा m इंटू क्या लिखेंगे, n, m इंटू n, ठीक है। तो देखो इसमें नई चीज़ ये है कि जैसे आपका ये 2 1 जैसे कहा जाता है तो ये एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो जब सेकेंड रो कहा जाएगा तो फर्स्ट सेकेंड, ये सेकेंड रो हो गई, और फर्स्ट कॉलम मतलब फर्स्ट। तो ये जो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसी को कहते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो ये 2 1 की जगह पर प्लेस कर दिया जाएगा वैल्यू। तो इस तरह से आप देखोगे ध्यान से तो इसमें टोटल कितने नंबर्स हैं आपके, mn नंबर्स। तो बेसिकली मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, जैसे m क्रॉस n है, तो इस मैट्रिक्स में आपके mn नंबर्स प्रेजेंट हैं, mn नंबर्स प्रेजेंट हैं, या mn एक्सप्रेशंस प्रेजेंट हैं, या mn फंक्शंस प्रेजेंट हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इसी को कहा जाता है मैट्रिक्स। अब देखो क्या होता है कि अब इस तरह के कई सारे मैट्रिक्स होंगे तो उसको कहेंगे हम लोग मैट्रिसेस। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा सबसे इम्पॉर्टेंट, कि ये बेसिकली अरेंजमेंट है, मतलब मैट्रिक्स की जो भी पहचान है ना वो उनके एलिमेंट्स हैं। जैसे मेरी पहचान क्या है, मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी सेलेक्ट हो जाते हैं, वो स्टूडेंट मेहनत करते हैं, उसी से हम अपनी पहचान बनाते हैं। आप लोगों की सफलता ही हमारी पहचान है। उसी तरह से मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स है उसी के थ्रू मैट्रिक्स का अरेंजमेंट डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए एलिमेंट्स को मैं चेंज कर दूं ना तो ये नया अरेंजमेंट बन जाएगा। उसको मैट्रिक्स हम तभी बोलेंगे जब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हो। तो मैट्रिक्स का जो क्लासिफिकेशन है इस बच्चों, वो देखो 2 तरीके से किया जाता है, एक रो वाइज और दूसरा कॉलम वाइज, ठीक है ना। तो एक होता है स्पेसिफिक, जो एलिमेंट्स के बेसिस पे जो हमें दिखे पहली साइड में, उसके बेसिस पे हम मैट्रिक्स का क्लासिफिकेशन पढ़ लें। और कुछ क्लासिफिकेशन आपके ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब का नाम सुना होगा आपने, या इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स होता है जैसे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब कि मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो इज नोन एज रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम लोग कह देते हैं, जैसे ये 1 2 3 और 4 लिख दिया, तो इसमें सिर्फ एक ही रो है और कॉलम आपके 4 हैं, है ना। तो ये रो मैट्रिक्स है। सिमिलरली होता है आपका कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो। जैसे इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, AIJ, है ना, m इंटू n, और केवल एक ही कॉलम है तो m इंटू 1 कह सकते हो, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमने अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, जब A इक्वल टू AIJ लिखे थे, m इंटू n, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो I है वो आपका 1 से लेकर n तक का नंबर हो सकता है, और जो J है वो आपका 1 से लेकर n तक के नंबर हो सकते हैं, और I और J आपके नेचुरल नंबर हैं बिकॉज ये पोजीशन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर केवल एक ही कॉलम है तो उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अगला होता है इसमें बच्चों जीरो मैट्रिक्स, या जिसको कहते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स आपके जीरो हो जाएं। मतलब अगर हम कोई अरेंजमेंट लिखते हैं और उसके सारे एंट्रीज जीरो हैं तो उसको हम लोग कहेंगे नल मैट्रिक्स। इसको कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं जीरो भी लिखा रहता है। मैट्रिक्स के सेंस में जीरो का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीसरा क्लासिफिकेशन होता है। फोर्थ होता है इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हों, सेम हो जाएं, उनको कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे 2x2, 3x3। और यहीं से हम लोगों का आता है डिटर्मिनेंट, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बच्चों एकदम इत्मीनान से पढ़ना। ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब 2x2, 3x3, 4x4। अपने सिलेबस में जो स्क्वायर मैट्रिक्स है अप टू ऑर्डर 3x3 तक का है। और स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स होते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, या डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये सब आप लोग जानते होंगे। जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अगर मैं टाइप लिखूं तो जैसे स्केलर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया, स्केलर मैट्रिक्स, तो आप क्या कहोगे? स्केलर मैट्रिक्स का मतलब कि जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाएं। जैसे 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें और इस तरह से लिख लें जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं, देखो बेटा इसको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे A11, A22, A33 वाली लोकेशंस पे। और जो अदर एलिमेंट्स हैं उनको क्या कहते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल और नॉन डायगोनल का कंसेप्ट क्लियर हुआ। एक दो चीज़ें और बता देता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, है ना, उसको ध्यान रखिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक दो पॉइंट और आपको याद रखना है, और वो पॉइंट क्या है उसके लिए हमारे साथ आप बने रहिए और इन्जॉय करते रहिए। देखिए सबसे बड़ी बात कि अगर हम 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिखें तो ये इस तरह से लिखा जाएगा A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, फिर A31, A32 और A33। ये 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स है जो सबसे ज़्यादा हम लोग इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बेटा ये होता है आपका, ये क्या होता है बच्चों? तो इसको कहते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। देखो कई बच्चे स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए तो कोई कंसेप्ट कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं है, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कि सर इसको क्यों नहीं आपने डायगोनल बोला, इसने क्या पाप कर दिया भाई? तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि आई और जे सेम है, जैसे 1 1 2 2 3 3, यहाँ पे तो नहीं है ना, 1 और 3 इक्वल नंबर्स तो नहीं है। तो एलिमेंट्स ऑफ द टाइप आई टाइप के रहते हैं, जैसे A11, A22, A33, तो उनको हम लोग कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और जिस लाइन के लॉन्ग ये आपके एलिमेंट्स लाई करते हैं उसको कहते हैं हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल। और इन डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है ना, उसी को कहा जाता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हम यहाँ पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स लिखें, एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम में कई बार आया है इस पे बेस्ड क्वेश्चन। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब कि जैसे ऑर्डर 3x3 के लिए A11 प्लस A22 प्लस A33, इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A। क्लियर? और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि A12 और A21 एक दूसरे के क्या हैं? कंजुगेट एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से A13 और A31 एक दूसरे के कंजुगेट एलिमेंट्स हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने ये सीखा कि मैट्रिक्स मतलब नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट फॉर्म। अगर सिर्फ एक रो होता है अरेंजमेंट में तो रो मैट्रिक्स, सिर्फ एक कॉलम होता है तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर सारे नंबर्स जीरो हो गए, सारे मेंबर्स जीरो हो गए, मेंबर्स मतलब उसके फैमिली मेंबर्स टाइप का, अगर मेंबर्स जीरो हो जा रहे हैं मैट्रिक्स के तो उसको नल मैट्रिक्स। और अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएगा तो क्या कहेंगे बेटा? क्या कहेंगे बच्चों बताओ? स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या पढ़ा हमने? कंजुगेट एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। और इसी में अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू इक्वल कर दें और बाकी जो है उनकी वैल्यू नॉन जीरो मतलब इक्वल कर दें, मतलब लैम्डा लैम्डा लैम्डा, और बाकी सबको जीरो कर दें, तो इसी को कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाएं और बाकी सब जीरो हो जाएं तो उसको कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बच्चों बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखना हो, एक टर्म होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कि आइडेंटिकल, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिकल हो,
तो जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 लिखना हो तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 0 0 1, जो अपने मतलब की चीज़ें हैं सिर्फ वहीं लिख रहा हूँ। और I3 क्रॉस 3 लिखें या I3 लिख दें तो ये 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 एंड दिस इज 2 क्रॉस 2। अगर सिंपली बच्चों I लिखा हो ना तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग लॉग का बेस में अगर बेस मिसिंग रहता है तो क्वेश्चन देख के समझ जाते हैं कि बेस क्या लेना चाहिए। उसी तरह से अगर मान लीजिए I का ऑर्डर मेंशन नहीं किया है तो आप बाकी मैट्रिसेस को देखिए क्वेश्चन में। अगर बाकी मैट्रिसेस का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है तो I को भी आप 2 क्रॉस 2 ले लीजिए। वैसे एग्ज़ाम में जेईई मेन और जेईई एडवांस के पेपर में मैंने देखा है हमेशा वो मेंशन करके आता है, लेकिन अगर मेंशन ना किया जाए, इन्फॉर्म ना किया जाए तो आप जो बाकी मैट्रिसेस हैं उसी ऑर्डर का अपना आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लेना। तो ये रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स अगर आप सीख रहे हैं, आपके लिए पहला क्लास है, तो आप मैट्रिक्स मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, इस तरह से याद रखिए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है कि एक दो पॉइंट और होते हैं जो हमें बताने हैं, और वो पॉइंट क्या हैं तो आप लिखो इसमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, है ना। एक तो भाई साहब ये भी धोखा दे रहे हैं आज, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो अरेंजमेंट है और दोनों को हम लोग चाहते हैं कि वो इक्वल बन जाए, मैंने क्या बोला बच्चों कि दो अरेंजमेंट हैं और दोनों इक्वल हो जाएं, उसके लिए क्या कंडीशन है। तो आप कहोगे एक अरेंजमेंट को हम चाहते हैं कि वहीं दूसरा अरेंजमेंट दिखे, तो इसके लिए बच्चों एक दूसरे पे अरेंजमेंट को ओवरलैप कर देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि अरेंजमेंट जो है उसका जो आइडेंटिफिकेशन है उसके एलिमेंट से है, इसका मतलब एलिमेंट्स आपके इक्वल होने चाहिए। तो इसमें यही लिखते हैं कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, जैसे टू मैट्रिसेस A इक्वल टू AIJ, है ना, B इक्वल टू BIJ आर सेड टू बी इक्वल। आगे इफ पहला होता है बोथ हैव सेम ऑर्डर, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और दूसरा पार्ट होता है कि AIJ इक्वल टू BIJ फॉर ईच पेयर ऑफ INJ, ईच पेयर ऑफ INJ, ठीक है। तो AIJ और BIJ सेम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि ये तब हम इक्वल करेंगे जब दोनों अरेंजमेंट हमें सेम साइज़ के दिखे। यहाँ साइज़ से मतलब ही है हमारा, साइज़ से मतलब है ऑर्डर। अगर दोनों M क्रॉस N ऑर्डर के हैं तो पहले इनकी पॉसिबिलिटी इक्वल के हो सकती है, और ये इक्वल तभी होंगे जब करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स आपके सेम होंगे। तो इस पे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दो मैट्रिक्स इक्वल किया जाता है तो XYZ निकालो, तो आप एलिमेंट्स कंपेयर करके आसानी से निकाल सकते हो, है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको मैं डिस्कस करूँगा, और कुछ क्वेश्चंस में आएगा तो वो भी मैं रिकॉल कराता जाऊँगा कि ये हमने कहाँ डिस्कस किया था। अब इसमें होता है एडिशन, दो मैट्रिक्स को ऐड करने का, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप क्या करिए, जैसे एलिमेंट्स आपके पहले तो ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो AIJ की वैल्यू AIJ M क्रॉस N, और दूसरा होता है मैट्रिक्स BIJ M क्रॉस N, ठीक है। तो अगर एक मैट्रिक्स C है जो कि A प्लस B है तो उसको लिखने का बस तरीका होता है, आप ऐसे लिख दीजिए AIJ प्लस BIJ, ये भी आप लोगों को पता होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि मतलब हम करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को क्या करेंगे, ऐड करके एक नया मैट्रिक्स बना लेंगे, उसी को कहते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब जैसे यहाँ पे बच्चों ये होता है कि जैसे आपको मान लीजिए कि AIJ प्लस BIJ मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको ऐड करना है। अगर एक एग्जाम्पल से मैं लिख के बताऊँ तो आप ऐसे कह सकते हो इसको कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ कि एक मैट्रिक्स है आपका, जैसे ये लिखा है 2 4 9 1 5 3, और दूसरा मैट्रिक्स है जैसे 1 0 7 6 1 -3, ठीक है। और अगर मैं पूछूं कि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बच्चों, तो क्या बोलोगे,
ऑर्डर 2 क्रॉस 3 और यहाँ पे भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3। तो a माइनस बी की अगर बात, पहले तो a प्लस बी किया जाए तो करस्पॉन्डिंगली एलिमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, तो उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 आएगा। अगर इनके ऑर्डर मिसमैच होते हैं, मतलब ऑर्डर पहले का कुछ और दूसरे का कुछ और अगर हो, तो उस समय बच्चों हम लोग बोलते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट डिफाइन हियर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, ये 1 + 6 हो जाएगा 7, उसी तरह से 4 + 0 4, करस्पॉन्डिंगली ऐड कर रहे हैं, ये 16, ये 5 + 1 6 और ये 3 + -3 0। इसको आप सही से ऐड कर लेना, एक बार क्रॉस चेक करते हैं तो 2 + 1 3, 1 + 6 7, दिख रहा है ना सबको, दिख रहा है, जागते रहिए जागते रहिए। 1 + 6 7, 5 + 1 6, ये 6 है ना, फिर 3 + -3 0, फिर 4 + कहाँ गया, 4 + 0 इज़ 4 और 9 + 7 इज़ 16। तो ये मैंने ऐड किया। अगर आपको मान लीजिए मैं कहता कि सब्ट्रैक्ट करो जल्दी जल्दी, तो क्या लिखते a माइनस बी। अब करस्पॉन्डिंगली a में से b के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2 - 1 1, 1 - 6 -5, 4 - 0 4, 5 - 1 4 और 9 - 7 2, और यहाँ क्या लिखते हैं 3 - 3, तो ये आ जाता 6। तो इसका भी ऑर्डर आपका आता 2 क्रॉस 3। तो देखो एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में क्या इम्पॉर्टेंट है, एडिशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग बेसिकली नंबर्स को इंटरनली ऐड कर दे रहे हैं मैट्रिसेस के अंदर, और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिसेस के अरेंजमेंट इक्वल हो जाएं। अगली चीज़ ये भी है कि एडिशन बेसिकली कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब कि a + b की वैल्यू b + a के इक्वल हो गई। ये जितने लॉ हैं ना मैट्रिसेस में बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि अगर कोई कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इसका मतलब आप ऑर्डर इग्नोर कर सकते हैं, और अगर कोई ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब हम ऑर्डर को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। जो पहले लिखा है वो वहीं पहले होगा, और अगर जो बाद में लिखा है वहीं बाद में होगा। लेकिन अगर कोई रूल मतलब कोई भी लॉ अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, तो वहाँ पर आपके पास फ्रीडम है कि आप किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिखिए। अगली चीज़ ये है कि यहाँ पे नल मैट्रिक्स को आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहते हैं, क्योंकि a + 0 = a, और -a जो होता है ना वो एडिटिव इन्वर्स होता है। तो क्या क्या बताया अभी कि 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन एंड -a इज़ एडिटिव इन्वर्स। एक आप लिख ही लीजिए, -a इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, एडिटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ये एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। और 0 इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 मतलब नल मैट्रिक्स, यहाँ हमारे कहने के से तात्पर्य है। एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखो, जैसे हमने आपको डिटर्मिनेंट में ये बताया है कि आप किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 को 50 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे क्या है कि अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है बच्चों कि उसके सारे मेंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना। ये कुछ इसी तरह से है कि एग्ज़ाम चल रहा है, मान लीजिए, एज्यूम करिए, अभी तो कोई एग्ज़ाम नहीं चल रहा है, लेकिन एज्यूम कर लीजिए कि एग्ज़ाम चल रहा है, सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में अपना बच्चे अरेंजमेंट फॉर्म में बैठे हुए हैं, एग्ज़ाम चल रहा है, 100 नंबर का पेपर है। अगर मान लीजिए मैं ही टेस्ट ले रहा हूँ और मैं आके कह देता हूँ कि इस पेपर अब 200 नंबर का हो गया, तो इसका मतलब ये है कि सभी बच्चों के लिए वो रूल अप्लाई हो जाएगा। उसी तरह से मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उसके सारे मेंबर्स को कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि वो एक अरेंजमेंट है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या था कि हमें सिर्फ वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, इसीलिए हम सिर्फ एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर का मतलब समझ गए आप सब, k टाइम्स a का मतलब सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, ये इस तरह से लिखा है A11 A12 है ना, A21 A22, सपोज 2 क्रॉस 2 का ही मैट्रिक्स है, आप किसी भी ऑर्डर का ले सकते हैं। देन k टाइम्स a का मतलब होता है कि हम मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स में k से मल्टीप्लाई करने का बच्चों क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि आप सारे एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो k टाइम्स A11, k टाइम्स A12,
k टाइम्स A21 k टाइम्स A22, है ना। सबको k से मल्टीप्लाई कर दिया, किसी को भी नहीं छोड़ा हमने, है ना, सबको निपटाना है। और डिटर्मिनेंट में क्या था कि हमें वैल्यू को मल्टीप्लाई करना था, तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम के मेंबर्स को मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि वहाँ पे अगर सबको k से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर 2x2 में वो k स्क्वायर टाइम्स और ऑर्डर 3x3 में वो k क्यूब टाइम्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाई एन स्केलर। अगला होता है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, है ना। या इसी तरह से भी इसको ऐसे भी कह सकते हो आप, हेडिंग लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है ना। तो बेटा हमने इसीलिए डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन बताया है। अगर आपकी वो क्लासेज मिसिंग हैं तो आप डिटर्मिनेंट का जो लास्ट क्लास है ना, डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 6, उसको ज़रूर देखिए। मैंने उस समय इंसिस्ट करके बोला था कि जो मैट्रिक्स का है मल्टीप्लिकेशन वो सिर्फ रो बाई कॉलम के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए हम उसको वहाँ पे बताए थे। अगर आप कनेक्टेड वे में पढ़ रहे हैं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि सर ने वहाँ गला फाड़ फाड़ के कहा था कि भैया रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करो, रो बाई कॉलम करो। वैसे वहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन हमने रो बाई कॉलम जानबूझ के किया था, क्योंकि हमें पता था कि उसको मैट्रिक्स में हमें यूज़ करना है। तो अब वो टाइम आ गया है जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, है ना। एग्जाम्पल से और पेशेंस से आप लोग करिएगा, है ना। यहाँ पे जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, पहले हमें आना चाहिए। थ्योरी तो बाद में पढ़ ही लेंगे, वैसे मैथ में कोई थ्योरी थोड़े पूछता है ना। थ्योरी बस स्टूडेंट को आनी चाहिए। तो देखिए जैसे ए मैट्रिक्स है, इसको हमने लिख दिया 1 2 3 4 0 9, है ना। और एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा हूँ बी, जिसमें लिखा है 1 5 2 0 1 -1, ठीक है। तो अब मल्टीप्लिकेशन का रूल पहले क्या है, तो देखो पहले होता है कि जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर Aij m×n है और दूसरा मैट्रिक्स है Bij और इसका ऑर्डर होना चाहिए n×p। बेसिकली क्या होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का अगर हम जैसे ए बी निकालना चाहते हैं ना, तो ए का जो ऑर्डर है m×n और बी का जो ऑर्डर है n×p। मान लीजिए यहाँ पे इन जनरल अगर बात करें, पहले p की वैल्यू लिखे हैं। वैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, इसका ऑर्डर है 2×3 और इसका ऑर्डर कितना हो गया 3×2। लेकिन इन जनरल अगर बात कर लें, पहले डिफिनीसन सीखें, तो इसका अगर ऑर्डर m×n है और इसका ऑर्डर n×p है, तभी ए बी डिफाइंड है ना। ए बी आप तभी निकाल सकते हैं जब ये मैच करे, ऐसे समझना कि ये मर्जिंग हो रही है ना। तो ये मैच करेगा तभी ए बी निकालेंगे, नहीं मैच करेगा तो कहेंगे कि ए बी इज़ नॉट डिफाइंड हियर, ठीक है ना। सिमिलरली जैसे हमने एडिशन में बताया कि अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो तो एडिशन आप करना, सब्ट्रैक्शन करना। अगर ऑर्डर मिसमैच कर गया तो बोलना कि एडिशन इज नॉट डिफाइंड। उसी तरह से यहाँ पे ऑर्डर से मतलब नहीं है, यहाँ पे बस मतलब ये होता है कि जैसे ए बी कह रहे हो तो फर्स्ट मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज़ के इक्वल होता है, ठीक है ना। तभी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। और फाइनल जो ऑर्डर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा m×p। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि m×n और n×p में ये भाई साहब n गए और m×p आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, तो जैसे आपको ए बी अगर निकालना है तो आप क्या करना है, इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए बच्चों, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सीख गए तो आपको एहसास होगा कि आप पूरा टॉपिक ही सीख गए, है ना। क्योंकि उसके बाद केवल आपको बेसिक डेफिनेशन याद करनी है और यही चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। तो ये जैसे मैंने 1 2 3 4 0 9, है ना, ये लिख दिया, थोड़ा डब्बे को छोटा बना दिया। डब्बा मतलब मैट्रिक्स को 5 0 5 1 है ये, है ना, और 2 -1। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो सेम रूल है, ध्यान रखना। अगर भूल गए ना तो बहुत गड़बड़ होगा, इसीलिए मैंने डिटर्मिनेंट में बताया था बेटा, डिटर्मिनेंट वाला बताया था ना, उसको पढ़ लेना, है ना। उसी से रिलेटेड ये भी है, समझे, पढ़ोगे ना वो सब, तो इसीलिए बताया था डिटर्मिनेंट में आज ही के दिन के लिए। तो लिखो इसको, तो ये क्या लिखोगे आप, 1 × 1 कितना हो गया 1। जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट में करते थे ना,
कि फर्स्ट को फर्स्ट से प्लस सेकंड को सेकंड से प्लस थर्ड को थर्ड से और उनको ऐड कर देते थे। एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही करेंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 6, फिर 4 मल्टीप्लाइड, ये कौन सी लोकेशन है भैया 2 1 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 4 प्लस 0 प्लस 18, ये कौन सी लोकेशन है ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। कितना है तो ये 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये 2 -3 और ये आपका आ जाएगा -9। ठीक है, तो ये बेटा आप लोग काउंट करते रहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग भी हाथ पाँव चलाइए। हाथ पाँव मतलब एक्चुअल हाथ पाँव ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको कैलकुलेशन करना है। तो ये 17, ये -1 और ये भाई साहब कितने हो गए 22 और जैसे -9 है ना। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वैसे हमने अपनी तरफ से कोशिश किया है कि सही हो जाए। 10 प्लस एक बार देख लेते हैं 1 10 6, ये हो गया 17 और ये हो गया 2 1 मिनट 2 -3 -1, फिर ये 4 0 और 18, तो 4 + 18 22 और ये आ गया -9। सही है बच्चों, यहाँ पे सही है, आप लोग क्रॉस चेक कर लेना। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इसलिए बच्चों आपको आना चाहिए क्योंकि इसको हमें आगे बहुत ही यूज़ करेंगे इसको। जैसे आप इन्वर्स की प्रॉपर्टीज देखोगे तो उसमें बार बार मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में बस आप ये ध्यान रखिए कि आपका क्या क्या इसमें क्या कंडीशन है जिससे हम लोग ए बी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ए बी को डिफ़ाइन करने के लिए ए का जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स है वो बी के नंबर ऑफ़ रो से मैच करना चाहिए, कंडीशन नंबर 1। और दूसरी कंडीशन इसमें ये होती है बच्चों की, जैसे फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो m×n आएगा। और ए बी जो है ना, इसमें ए को कहते हैं प्री मल्टीप्लायर फैक्टर, प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर। जैसे मोबाइल होता है ना प्रीपेड पोस्ट पेड, अगर आप पहले पैसा भर देते हो और फिर बात करते हो तो उसको प्रीपेड, पैसे का बिल बाद में आता है तो उसको पोस्ट पेड। उसी तरह से पहले आया है तो ये प्री मल्टीप्लायर है, ये बाद में आया है तो भैया ये क्या है पोस्ट मल्टीप्लायर है। इतना समझ में आ ही गया आप सबको, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस समझ गए, कब मल्टीप्लाई करोगे कब नहीं, अंधाधुंध तो नहीं मल्टीप्लाई कर दोगे, पक्का प्रॉमिस करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में, क्यों इतना चिल्ला के और इंसिस्ट करके बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा पहली चीज़ तो ये है कि ए बी और बी ए एक साथ डिफाइन हो जाए, ये कोई गारंटी तो है नहीं। मतलब इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि भाई साहब ए बी निकल आए हैं तब बी ए भी निकलेंगे। मान लीजिए दोनों निकल ही गए, दूसरी कंडीशन, तो ज़रूरी नहीं है कि ए बी और बी ए सेम हो जाए, ये भी हम लोग जानते हैं। तीसरा कि ऐसा हो सकता है कि दो मैट्रिसेस आपके नॉन जीरो हों लेकिन उसके बावजूद जो प्रोडक्ट आए वो जीरो मैट्रिक्स आ जाए, इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको आप लोग लिखो। ठीक है, आप लोग लिखिएगा इसको नोट करके, फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है ना, कुल मिला के आपको आना चाहिए, लिखना ना लिखना ये आपकी चॉइस है। पहली चीज़ तो ए बी और नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ये इन जनरल लिखें, है ना। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। दूसरा, अगर ए बी इक्वल टू बी ए आ गया, अगर ऐसा कुछ है, इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, देन कहते हैं कि ए एंड बी आर कम्यूट। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है बच्चों की ऑर्डर को इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ऑर्डर इंटरचेंज कर सकते हैं इसका मतलब ए और बी कम्यूट है। और अगर ए बी की वैल्यू माइनस टाइम्स बी ए करके आ गई तो देन कहते हैं कि ए एंड बी आर नॉट एंटी कम्यूट, कहते हैं उसको, एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग एंटी कम्यूट, है ना। अगर ए बी और बी ए इक्वल नहीं आए तो नॉट कम्यूट भी बोल सकते हो, नॉट कम्यूटेटिव। और ए बी इक्वल टू माइनस टाइम्स बी आया तो एंटी कम्यूटेटिव कहते हैं उसको। तीसरा इसमें बच्चों ये है कि ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे अगर ये सब कुछ डिफाइंड है तो ए बी सी इक्वल टू ए बी टाइम्स सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फोर्थ ये होता है इसमें रिजल्ट कि फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स
A, capital A, there exist an identity matrix of same order. ठीक है ना, सच दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आगे आप आई लिख देना, सच दैट ए आई इक्वल टू आई, ए इक्वल टू ए। ये इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है इन्वर्स के लिए। जब हम इन्वर्स में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन से इन्वर्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये इक्वेशन वहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि सीबीएसई बोर्ड जो होता है उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और वो हमेशा आता रहता है। जो बच्चे 12th के होंगे उनको मालूम होगा, और जो 12th पास आउट हैं वो जस्ट इन्फॉर्मेशन निकालें, और जो जेई 2020 टारगेट किए हैं उसको प्रूफ नहीं आएगा। बस ये आपको फैक्ट है जिसको ध्यान रखना है। आप कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए लिखिए, उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखिए, आप देखोगे कि ए आई की वैल्यू ए के इक्वल आ जाएगी और आई ए इक्वल टू भी आ जाएगा। तो इससे हमें ये सीखते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेसिकली नाम ही है इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो वो ए होता है, आई होता है करस्पॉन्डिंगली। जैसे ऑर्डर ए अगर मैट्रिक्स हमने 2x2 ऑर्डर का लिया है तो आई भी 2x2 ऑर्डर का होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पॉइंट भूलना नहीं है, याद रखोगे इसको, ठीक है। और पांचवा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमने क्या पढ़ा कि एक बार रिकॉल करें, इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। अगर ए बी इक्वल टू बी ए हो गया तो कम्यूटेटिव लॉ, ए बी इक्वल टू माइनस बी होगा तो एंटी कम्यूट। फिर आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड कर जाता है। आप चाहें तो वो भी लिख लीजिए 5वें नंबर पे। जैसे ए टाइम्स अगर बी प्लस सी है तो इसको आप ए बी प्लस ए सी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑर्डर आपको चेंज नहीं करना है और दोनों तरफ की इक्वलिटी डिफाइंड है। अगला होता है कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी टाइम्स सी, दिस इज़ ए बी प्लस बी सी। तो बच्चों थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है, कंसेप्ट इन्वॉल्व हैं, इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी कभी कभी इनडायरेक्टली आ जाती हैं एग्ज़ाम में। तो इसको आप अंडर एस्टिमेट मत करना इन रिजल्ट्स को। और एक दो रिजल्ट्स तो ऐसे हैं कि जो आपको हमेशा आना चाहिए बच्चों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और 6 जो इम्पॉर्टेंट है कि इफ़, ये एकदम अच्छे से नोट करके हम कहेंगे लिख ही लीजिए। जो बच्चे नोट कर रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, इसको लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप चुप्पे चाप केवल नोट करते हैं और निकल लेते हैं। आप लोग सब्सक्राइब करो, थोड़ा हमारी भी हेल्प करिए, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ाइए जितना आप बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड ए बी इक्वल टू, मान लीजिए ये दिया है नल मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला, ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं और सेम ऑर्डर के हैं। ये बताओ, स्क्वायर मैट्रिसेस में हम लोग डिटर्मिनेंट तो पढ़े हैं ना, हर स्क्वायर मैट्रिक्स की एक डिटर्मिनेंट वैल्यू होती है। तो जब ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, दो अरेंजमेंट आपस में इक्वल हैं, तो बेटा डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, होगा इक्वल डिटर्मिनेंट, यस और नो, यस। तो ये हो जाएगा आपका ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0। और इसको प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट से हम लोग पढ़े थे कि इसको स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि ये तो एक अरेंजमेंट ही है ना, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन है तो स्प्लिट तो कर ही सकते हैं। और दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट अगर 0 है तो इनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है। ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, इस तरह से भी लिखते हैं। वैसे अरेंजमेंट के ऊपर वर्टिकल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन का मतलब होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मॉड ऑफ ए नहीं पढ़ते। और इस तरह से भी एक लिखने का ट्रेडिशन होता है, मतलब कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी लिखा आता है कि बच्चे मॉड से ना कन्फ्यूज हों, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0 और बोथ। तो ये रहा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़। आई को आप आइडेंटिटी एलिमेंट बोलोगे। फिर हमने क्या बोला कि ए आई इक्वल टू आई ए इक्वल टू ए हो जाएगा अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और अगली चीज़, अगर ए बी नल मैट्रिक्स है तो बेटा आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल टू 0, लेकिन ये कब, जब दोनों के दोनों क्या हों, स्क्वायर मैट्रिक्स हों। ठीक है, तो ये अभी तक हमने डिस्कशन कंप्लीट कर दिया।
मेरे ख्याल से ये सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। जो मेरे प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो ज़रूर नोटबुक में हमने सारी चीज़ें लिखवाया है, तो एक बार उसको आप रिकॉल करते रहिए, रिवाइज करते रहिए। और जो बच्चे नए हैं वो अपने साथ एनसीईआरटी रखें, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा थ्योरी नहीं है, और जो एक्स्ट्रा थ्योरी है वो मैं आपको प्रॉपरली लिखवा दूंगा, है ना। तो ये हो गया आपका। अब आप हेडिंग लिखो, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब होता है कि जैसे ए स्क्वायर है तो इसका मतलब हम ए को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और ये बच्चों इसीलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम और एन अब यहाँ सेम आ गए हैं, तो इसका नंबर ऑफ़ कॉलम इसके नंबर ऑफ़ रोज से तो मैच कर ही जाएगा। ए क्यूब के लिए क्या लिखेंगे, ए क्यूब अगर आपको निकालना है तो ए 3 बार, तो हमने अभी बताया था कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है, तो आप पहले इसको निकाल सकते हैं, फिर ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ से मतलब है कि आप ब्रैकेट की शिफ्टिंग कर सकते हैं, है ना। ये कहाँ गया, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है कि ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ए क्यूब है, ए की पावर 4 है तो ए को 4 बार मल्टीप्लाई करना, ए की पावर 5 है तो ए को 5 बार, इसी को कहा जाता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। इसमें कुछ है नहीं खास। अगर हमें ए की पावर m और ए की पावर n लिखना हो तो इसको ए की पावर m प्लस n लिखेंगे, जैसे इंडिसेस में हम लोग करते थे। और ए की पावर m होल की पावर n लिखा हो तो ए की पावर mn लिख देंगे। क्लियर। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। और दूसरा होता है इसमें मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। ये एक लिखो, नई चीज़ है, ज़्यादातर स्टूडेंट को पता होगा, लेकिन आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब होता है बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि ये अपना 2 क्रॉस या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है ना, हमें ज़्यादातर 3 क्रॉस 3 के बारे में ही पढ़ना है, तो हम लोग भी एग्जाम्पल 3 क्रॉस 3 ही लेते हैं। और एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 5 करके। ध्यान से देखना, तो अगर आपसे कहा जाता है कि भैया एफ ऑफ ए, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो एग्ज़ाम में यूज होती है। एफ ऑफ ए का मतलब होता है कि जैसे देखो ये एफ एक्स है, और अगर F2 पूछूँ तो क्या कहोगे कि x की वैल्यू 2 रख दो, F0 पूछूँ तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो F3 रखो, F3 पूछूँ तो f की वैल्यू क्या रखोगे 3। तो उसी तरह से एफ ऑफ ए पूछेंगे तो x की वैल्यू क्या रखेंगे a, तो रख दो फटाफट। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स a माइनस 5। अब देखो इतना अगर मैं लिखूँगा तो ये तो गलत हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक तो मैट्रिक्स आएगा और इन 5 को निपटाना होगा। तो इस 5 के लिए क्या करते हैं बच्चों, ये करते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड कन्वेंशन होता है, इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब तक ऐसे लिखे हुए छोड़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे, ये भाई सब प्रॉब्लम कर देंगे। तो इनको निपटाने के लिए क्या करें, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दें। और ये है 3 क्रॉस 3 का, तो आप भी यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिख दीजिए, या अंडरस्टूड है कि 3 क्रॉस 3 लिखिए। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर का मतलब स्क्वायर करना, क्यूब करना, पावर 4 करना। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का मतलब ये टर्म तभी होगा जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी तो हम लोग ए स्क्वायर निकाल पाएंगे ना, ए क्यूब निकाल पाएंगे, तभी निकाल पाएंगे। तो ये होता है जब आपका x की वैल्यू a रखा जाए, तो जो कांस्टेंट होते हैं उसके साथ हम लोग i लगा देते हैं। i मतलब आयोटा नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर का। बेटा क्या होता है i का मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हमने बता दिया आपको, और मैट्रिक्स पॉलिनोमियल भी बता दिया। तो ये रहा अभी तक का बेसिक। अब इसका थोड़ा बहुत यूज बताएंगे, तो देखिए एक एक करके। देखो नोट करके लिखना, लेट ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक है,
ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। तो अगर आपसे पूछ ले कि ए प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे? इसको ऐसा मत कर देना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर ए और ए मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, फिर ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा जाता है। जल्दीबाजी में कई स्टूडेंट क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोग ये पढ़े थे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो अगर ए बी और बी ए की वैल्यू सेम कर दे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? 2ab हो जाएगा। तो ये आपको नोट करके लिखना होगा, इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, देन क्या लिखेंगे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये सब जेईई मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। जेईई मेन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा, देखिएगा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा क्या है? तो सिमिलरली ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे कोई पूछे तो आप इसको पहले लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आपसे कोई इसी में कह दे कि इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, देन आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ, ये आपके कॉपी सजाने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है जेईई मेन में। जे एडवांस में तो पूरी फौज है, लाइन लगी हुई है एकदम, है ना। तीसरा ये होता है, देखो कि जैसे हम लोग बायनोमियल थ्योरम तो जानते ही हैं, नाम तो सुने होगे ना बायनोमियल थ्योरम का। तो अगर ए बी और बी ए सेम हैं तो आप बायनोमियली ही ए प्लस बी के होल टू द पावर एन को आप ओपन कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? तो देखिए फटाफट मैं लिख देता हूँ और इसको ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। इफ़ ए बी इक्वल टू बी ए, ठीक है, देन ए प्लस बी टू दी पावर एन, जहाँ पे एन नेचुरल नंबर है, क्या लिखा जाता है बताओ? जल्दी जल्दी हमारे साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखो बच्चों। एन सी 0 ए टू दी पावर एन, एन सी 1 ए टू दी पावर एन माइनस 1 टाइम्स बी, एन सी 2 ए टू दी पावर एन माइनस 2 टाइम्स बी स्क्वायर। और कहाँ तक जाएंगे? तो एन सी एन बी टू दी पावर एन तक जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब एक चीज़ और देखिए, आप इसमें मैं ये बता रहा था कि आप सोचोगे भैया ये NC0 NC1 NC2 क्या हैं? तो इसको बच्चों कहते हैं कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बताओ? कॉम्बिटोरियल कोफिशिएंट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। अब हम लोग जल्दी जल्दी बायनोमियल पे भी आने वाले हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल, जहाँ पे n अपना नेचुरल नंबर होता है, r होल नंबर होता है, और n की वैल्यू r से हमेशा ग्रेटर और इसके इक्वल होती है। n क्या बोला? नेचुरल नंबर। r क्या बोला? होल नंबर। अब ये होल नंबर क्या है भाई? नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर हो गए, ये होल नंबर बेटा होता है कि 1 टू इंक्लूडिंग 0, जैसे काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर। जैसे 0 1 2 3 4 5। नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। अगर हम नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करें बच्चों, तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू इन्फानाइट तक जा सकते हैं। और मैंने क्या कहा कि n तो नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये बेसिकली NCR जो होता है ना, वो कॉम्बिनेशन दिखाता है। अगर हमें 10 बच्चों में से 4 बच्चों का सिलेक्शन करना है तो 10C4 इसका मेथड होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो क्या करोगे? क्या करोगे? ऐसे ऐसे मत करना। नहीं जानते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ। आगे हम PNC पढ़ाने वाले हैं, PNC इत्मीनान से पढ़ाएंगे। ये आपका थोड़ा बेसिक क्लास है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर जैसे लाइटली ही पढ़ा रहे हैं। अरे एक बार पढ़ लो इसको, है ना, ये लाइटली नहीं पढ़ना रहे हैं, इसको इम्पोर्टेंट है, आपको आना चाहिए।
तो ये सब पढ़ लोगे, अगली क्लास करने से पहले ये सब पढ़ लेना, तभी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। वैसे जिन बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है वो अगली क्लास जो हमारी है उसको ज़रूर देखें। अगली क्लास आपकी बेसिकली होगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेई मेन एंड जे एडवांस। एंड अगली उसकी जो क्लास है वो एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अगली जो 2 क्लास है इतना मैं लिख के देता हूँ। इसी पे बेस्ड मैं देख रहा था एनटीए के कई सारे क्वेश्चन पेपर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। अगर ये बेसिक है बहुत सारा, लेकिन अगर ये एप्लीकेशन आप जानते हैं तो वहाँ इजीली अप्लाई कर लेंगे। तो बहुत आसानी से आप लोग पढ़िए, एंजॉय करिए, हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सब्सक्राइब कराइए। सब्सक्राइब मतलब एक बच्चा जितना से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ सकता है हमारे लिए वही सबसे बड़ी खुशी है। तो आप लोग करोगे ये काम, क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। और कई बच्चे जैसे हमसे पूछ रहे हैं कि सर आप लाइव कब आएंगे, लाइव कब आएंगे? तो बच्चों हम लाइव जल्दी आएंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए, एक बार आप तैयारी कर लीजिए, है ना। जब मेनली लाइव क्लास में डाउट, जब एक बार लाइव आ जाएंगे तो फिर रिकॉर्डेड क्लास बंद ही हो जाएगा एक प्रकार से, थ्योरी व्यूरी पढ़ाया करेंगे। तो उस बात को ध्यान रखिएगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।